हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्नेश अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ये यज्ञ तो 1 महीने तक चलता रहेगा। तुम लोग ऐसा करो कि कहीं और दूर जाकर अपना काम करो। उनमें से एक बोला, महाराज कर तो लें, लेकिन ये काम केवल शमशान में ही हो सकता है और वो यही है। रत्नेश गुस्से से तमतमा गया। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, मुझे उस सपोले की जान चाहिए बस। महाराज, ये हो सकता है कि किसी दूसरे नगर चले जाएं और वहां जाकर ये काम संपन्न कर लें। एक तांत्रिक ने सुझाव दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। किसी और नगर में जाकर ये करोगे तो हम पहचान लिए जाएंगे और भाई को पता लग जाएगा। हम छिपकर ये काम नहीं कर सकते, कुछ और सोचो। रत्नेश बोला। उन तांत्रिकों में से एक आगे आया, तो महाराज, तब तो एक ही रास्ता बचता है कि हम महायज्ञ के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें और जब वो समाप्त हो जाए तब हम अपना काम शुरू करें। हाँ, मुझे भी यही लगता है, रत्नेश ने बहुत बुझे हुए मन से कहा। पर अगले ही पल उसका चेहरा लाल और स्वर सख्त हो गए और बोला, लेकिन उसके बाद 1 दिन में ही मेरा काम हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं और प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। जी महाराज, हो जाएगा, वो चारों एक ही स्वर में बोले। अगले दिन अपने नियत समय से महायज्ञ फिर से शुरू हो गया। इस प्रकार प्रतिदिन 1 माह तक महायज्ञ चलता रहा। लगातार इतने दिनों तक मंत्रोच्चारण से जैसे उस नगर की हर एक वस्तु में प्राण आ गए हों। पशु पक्षी खुशी से झूम रहे थे, पेड़ पौधे जैसे खुशी से लहलहा रहे थे, और मनुष्यों का तो कहना ही क्या, सब भक्ति भाव से सराबोर हो गए थे। जब मंत्रों के शब्दों की ऊर्जा चारों ओर वातावरण में फैलती है तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। आखिरी दिन एक महाहवन का आयोजन किया गया। महाराज ने सारे पंडितों और पुरोहितों का धन दक्षिणा देकर मान सम्मान किया और सबको शाही रथों में विदा किया। महाराज, महारानी और सारे नगरवासी अति प्रसन्न थे। पर ये 1 माह रत्नेश ने कैसे काटा था, ये वही जनता था। एक एक दिन साल साल भर का लग रहा था। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, रत्नेश अगले दिन प्रातः काल में ही उन तांत्रिकों के पास पहुंच गया। वो चारों सो रहे थे। मेरी नींद और चैन सब खो गया है और तुम लोग यहाँ चैन से सो रहे हो, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। चारों तांत्रिक तुरंत उठ खड़े हुए। महाराज, हमें क्षमा करें, आपके के इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब तो यज्ञ समाप्त हो गया है, अब आज ही मेरा काम हो जाना चाहिए, रत्नेश ने तीखे स्वर में कहा। महाराज, काम तो हो जाएगा, पर आपने जो धन दिया था वो तो हमारे इतने दिनों के जीवन यापन में ही खर्च हो गया। इस 1 माह में चारों ने बिल्कुल किसी राजा की तरह दिन बिताए थे। हर तरह के पकवानों, भोगों और मांस मदिरा का भरपूर खुलकर आनंद लिया था। रत्नेश, हाँ, मैं पहले ही जनता था, इसलिए और धन लाया हूँ। और उसने अपने साथ लाया हुआ थैला उनकी तरफ उछाल दिया। लेकिन आज संध्या का तक सूर्य के अस्त होते होते अगर मेरा काम नहीं हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं। मैं अपना एक सैनिक यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। अगर कोई संदेश हो तो मुझे भेज सकते हो। महाराज, दोपहर तक हमारी साधना समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम एक तांत्रिक वस्तु देंगे, वो उस कमरे में रखनी होगी जिसमें वो बालक होगा। उसके बाद कुछ ही घंटों में आपका काम अपने आप हो जाएगा। एक तांत्रिक ने रत्नेश को बताया। तो ठीक है, जो भी देना हो इस सिपाही को दे देना, ये मुझ तक पहुंचा देगा। ये कहकर लंबे लंबे कदमों से रत्नेश वहां से चला गया। आज का दिन रत्नेश के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि आज उसकी मंशा पूरी होने वाली थी। आज वो अपने कक्ष में ही बैठा रहा, कहीं भी बाहर नहीं गया। दोपहर होते होते उसका वो सिपाही भी वो तांत्रिक वस्तु लेकर आ गया जो उन तांत्रिकों ने बालक के कमरे में रखने को दी थी। रत्नेश ने अपनी एक विश्वासपात्र दासी को बुलाया और उसे उस बच्चे के कमरे में चुपचाप रखवा दिया। और उसने अपने विश्वासपात्र से कह दिया कि मुझे उस सपोले पल पल की खबर चाहिए। उसने अपने कमरे की घड़ी बिल्कुल अपने सामने रखी हुई थी, जिसमें रेत बहुत तेजी से फिसल रही थी। उन दिनों रेत का प्रयोग करके बनी हुई घड़ी का प्रयोग किया जाता था, जो कि कांच के एक प्रकार के यंत्र से बनाई जाती थी। उसके कान ये सुनने को तड़प रहे थे कि महाराज का पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा।
ऐसा नहीं था कि राजपाट हथियाने के लिए उसके पास और रास्ते नहीं थे। वो अपने लोगों के साथ मिलकर जो राजा से विश्वासघात कर रहे थे, राजा और उनके बीवी बच्चे को मार सकता था, पर इससे सबको पता लग जाता और प्रजा विद्रोह कर सकती थी। धीरे धीरे घड़ी की रेत दूसरे भाग में पहुंच रही थी और सूरज भी अस्त होने को था, पर अभी तक उसे वो समाचार सुनने को नहीं मिला था जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक एक सिपाही भागते हुए उसके कमरे में आया। सरकार सरकार! उसे इस प्रकार आता देखकर रत्नेश की आंखें चमक उठीं। बोलो सिपाही, क्या खबर लाए हो? उसने उत्सुकता से पूछा। सरकार, महाराज ने आपको तत्काल दरबार में बुलाया है। दरबार में? उसने कुछ आश्चर्य से पूछा। ऐसा क्या हो गया जो तत्काल दरबार में बुलाया है? उसकी उत्सुकता कुछ कम हो गई थी, क्योंकि ये समाचार फिलहाल वो नहीं था जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। सिपाही आगे बोला। सरकार, पड़ोस के राज्य से युवराज के लिए बड़ा ही बेशकीमती उपहार आया है। महाराज चाहते हैं कि आप भी उसे देखें। ये खबर सुनकर मानो रत्नेश का रक्त उबलने लगा हो। उसने सिपाही को जोर से धक्का मारा। निकल जा यहाँ से, वरना आज तेरा अंत निश्चित है। उसने क्या खबर सुनने की उम्मीद लगाई थी और क्या सुनने को मिला? कहीं महाराज को कोई शक न हो जाए, इसलिए बेमन ही सही पर उसे दरबार में जाना पड़ा। शाम गुजर चुकी थी, रात होने को थी, पर उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल स्वस्थ था। अब तो रत्नेश के दिमाग में वो चारों तांत्रिक घूम रहे थे। जैसे तैसे वो दरबार से निकला और अपने कुछ विश्वासपात्रों को लेकर रात्रि में ही उन तांत्रिकों की खबर लेने निकल पड़ा। उसे इतने गुस्से में देखते ही वो चारों तांत्रिक घबरा गए। वो समझ गए थे कि रत्नेश का काम नहीं हुआ है। इससे पहले कि रत्नेश का गुस्सा उन पर फूटता, उससे पहले ही वो चारों उसके पैरों में गिर गए और बोले, हमने अपने सारे ज्ञान का प्रयोग कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारा तंत्र उस बच्चे पर काम ही नहीं कर रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जाने क्या है जो उसे बचाए हुए है। आप हमें कल तक का समय और दे दीजिए, हम निश्चित ही आपका काम किसी न किसी तरीके से कर देंगे। अब तक रत्नेश का गुस्सा कुछ कम हो गया था, क्योंकि वो लोग काम तो कर ही रहे थे। उसने सोचा कोई और रास्ता तो है नहीं, इनको थोड़ा सा समय और दे देता हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुम लोगों को कुछ समय और दिया, बस आज की रात और कल का दिन। उसके बाद अगर मेरा काम नहीं हुआ तो तुम चारों इस दुनिया में नहीं रहोगे। उसके बाद वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तांत्रिकों ने पूरी रात तंत्र साधना करने का फैसला किया। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।